आइए आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत मैथ पेडागोजी के अंतर्गत गणित को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत मैथ पेडागोजी को। ये हम लोगों का पार्ट 5 है। इसके पहले हम लोगों का 4 पार्ट हो चुका है। किसका? शिक्षण विधियों का। ठीक है, इसके पहले हम लोग 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या? शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स। उसी का अगला भाग है। हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 5। तो हम लोग इसके पहले विश्लेषण विधि को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण विधि के गुण कि क्या क्या गुण हैं किसके अंतर्गत? विश्लेषण विधि के अंदर। तो पहला गुण है, इस विधि से शिक्षण करने से बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, किसके? अगर हम प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण में, किसका? विश्लेषण विधि का। अगर हम कक्षा में जाते हैं, कक्षा में जाने के बाद हमें क्या करना होता है? पढ़ाना होता है। और पढ़ाने में हम क्या कर लेते हैं? विश्लेषण विधि का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? पढ़ाने के लिए हम विश्लेषण विधि का, अगर हम शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? बालकों के अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा, विश्लेषण शक्ति का विकास होगा और ये इन सभी चीज़ों का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, इन सभी को आप समझते होंगे। हम लोगों का फोकस केवल ये है कि विश्लेषण विधि का क्या गुण है। तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और विश्लेषण शक्ति और संश्लेषण शक्ति, ये भी मान सकते हैं आप लोग। विश्लेषण के साथ संश्लेषण शक्ति का भी क्या होता है? विकास होता है। फिर सेकेंड पॉइंट है, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन? विश्लेषण विधि। क्या है? गणित शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि हम आपको बता चुके हैं मनोवैज्ञानिक क्यों है। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या हो जाती है? रुचि, और बच्चा क्या करने लगता है? हमारे पढ़ने में रुचि लेने लगता है। हम जो पढ़ाते हैं उसको सुनने लगता है। जब बच्चा पढ़ने लगा, सुनने लगा, तो क्या हो गई? ये विधि मनोवैज्ञानिक हो गई। क्योंकि बच्चे के रुचि क्या हो गई? जागृत हो गई। बच्चा क्या करने लगा? हमारे टॉपिक से जुड़ जाता है। हम जो पढ़ा रहे होते हैं उसको सुनने लगता है, उसको समझने लगता है। फिर अगला पॉइंट है, किसी प्रमेय की उत्पत्ति या निर्णय की रचना में यह गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। कौन? विश्लेषण विधि। अगर हमें क्या पढ़ाना हो? प्रमेय की रचना कैसे करनी है, निर्णय की रचना कैसे करनी है, तो हम उस समय पे क्या करेंगे? कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। हम वहाँ पे आगमन निगमन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। अधिकतर होता है यह है कि हमें जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, हम नहीं करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों का ही नुकसान होता है। बच्चों को लगने लगता है कि यह टॉपिक कितना कठिन है कि मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि गलती किसकी होती है? टीचर की। वो क्या कर रहा है? जहाँ पे जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये 8 शिक्षण विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे, तो इन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग तो सभी जगह कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम एक विधि या 2 विधि का प्रयोग ही करेंगे अलग अलग टॉपिक में। ठीक है, जैसे हम विश्लेषण विधि कहाँ पर प्रयोग करेंगे? किसी प्रमेय की उत्पत्ति या निर्णय की रचना में। हम लोगों ने क्या जाना? गणित को कैसे पढ़ाया जाए के अंतर्गत शिक्षण विधियों में हम इसके अंतर्गत है क्या? विश्लेषण विधि। इसके पहले बताया गया था अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि विश्लेषण विधि क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण विधि के गुण को, जिसमें से पहला गुण हमने जाना, दूसरा गुण और तीसरा गुण। अब लोग जानते हैं विश्लेषण विधि के दोष। आपको पहले भी जान चुके हैं कि कुछ विधियों में जो गुण हैं और गुण के साथ साथ दोष भी होते हैं, लेकिन हम किस पर ध्यान देते हैं? गुण पे ध्यान देते हैं, क्योंकि दोष भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। पहला दोष है, इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में नहीं किया जाता है। छोटी कक्षाएं किसे कहेंगे? जो भी हमारी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, 1 to 5 होती हैं, उस कक्षाओं में के लिए मुझे क्या करना होगा? विश्लेषण विधि में का प्रयोग नहीं करना होगा। टीचर को जब कक्षा में जाएंगे, पढ़ाएंगे, उस समय पर जब छोटी कक्षा को पढ़ाना हो तो हमें विश्लेषण विधि का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यहाँ पे आपको बता दिया गया। बच्चे के अंदर अगर हम विश्लेषण विधि से पढ़ाते हैं तो क्या होता है? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब बच्चे के अंदर तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास तब हो पाएगा जब बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। यहाँ पर क्या होता है?
बच्चा क से हम उसको लिखाना शुरू करते हैं, क से लेके अ से लेके यहाँ से हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ना तो उसके तर्क शक्ति का विकास करने की ज़रूरत है, ना तो उसके चिंतन शक्ति की, ना तो विश्लेषण शक्ति की, क्योंकि इसके पहले उसके पास कोई भी डेटा नहीं है। इन सब की ज़रूरत कब होती है, जब हमारे पास डेटा होता है। डेटा का मतलब आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे तब जान पाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विश्लेषण विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में क्यों नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब हमें ज्ञात तथ्य एवं अज्ञात निष्कर्ष दोनों की जानकारी हो। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था एक उदाहरण के माध्यम से कि अगर ये दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है आपको, तो अगर हमें क्या करना है, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना है तो हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हमें ज्ञात क्या है और हमें जो अज्ञात है उसको भी दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, विश्लेषण विधि का प्रयोग कर पाएंगे। जो ज्ञात है कि ज्ञात में यह रहता कि अगर ए बी सी बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो वही क्या हो गया, एक ज्ञात है, और सिद्ध क्या करना है, वो अज्ञात है। तो हमें क्या होगा, जब दोनों की जानकारी होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, विश्लेषण विधि का प्रयोग कर पाएंगे। फिर अगला है आपका, शिक्षण की इस विधि में समय व परिश्रम अधिक लगता है। स्वाभाविक है, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और परिश्रम भी लगेगा, लेकिन बच्चा क्या होगा, करके सीख जाएगा, अपने अनुभव में उसके विकास होगा और बेहतर तरीके से वो क्या कर पाएगा, इन शिक्षण विधियों को के माध्यम से वो जो पढ़ रहा है वो अच्छे से सीख पाएगा। उसे कोई भी सब्जेक्ट बोझ नहीं लगेगी, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं लगेगी अगर हम क्या करते हैं, इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और सही टॉपिक पे सही शिक्षण विधि का। ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, हम कर दिए विश्लेषण विधि का, तो बच्चे को माइंड में ये लगेगा कि यह सब्जेक्ट कितनी कठिन है, जबकि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होती है। क्या होती है, हमारे आसपास के, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हर जगह से इनका एक संबंध होता है। हमें एक टीचर के रूप में उन संबंध को जोड़ देना होता है, बस। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होते हैं। तो हमने 3 गुण को जाना और 3 दोष को जाना, ठीक है। यहाँ से हमारा विश्लेषण विधि कंप्लीट होता है। अब लोग जानते हैं अगली विधि को, संश्लेषण विधि को, ठीक है। विश्लेषण के बाद अगली विधि है संश्लेषण विधि। अगर संश्लेषण विधि को हमें जानना हो, संश्लेषण विधि क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है अलग अलग भागों को जोड़ना। विश्लेषण में क्या करते थे हम, अलग अलग भागों को तोड़ते थे, और संश्लेषण में क्या कर रहे हैं, अलग अलग भागों को जोड़ रहे हैं। मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो, एक भाग ये हो गया। क्वेश्चन में आ गया, हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा संश्लेषण। अब समस्या इतनी बड़ी हो गई है और हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा विश्लेषण। और जो विभाजित है उनको सबको इकट्ठा कर देना क्या कहलाएगा, संश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 सेकेंड के अंदर समझना है कि संश्लेषण विधि क्या है, आपको इन शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अलग अलग भागों को जोड़ना, अलग अलग भाग क्या होंगे, आपके प्रश्न में कोई समस्या दे दी गई, आपको प्रश्न दे दिया गया, उसके कई पार्ट होंगे, आपको क्या करना होगा, उन पार्टों को अलग अलग करके, जो अलग अलग पार्ट दिया गया उन सबको एक साथ जोड़ देना है। वो कैसा, ये विधि क्या कहलाएगी, संश्लेषण विधि, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है अलग अलग भागों को जोड़ना। फिर अगला है, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई सभी जानकारियों को एकत्रित करता है और फिर अज्ञात का पता लगाता है। अज्ञात अज्ञात यहाँ पे हमने स्पष्ट किया है आपको, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। एक शिक्षक क्या करता है, जब संश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहा होता है शिक्षण में, तो क्या करता है, प्रश्न में जो जानकारी दी गई होती है उसको क्या करता है, सबको इकट्ठा कर लेता है। जैसे यहाँ पे आपको एक शब्दों में बताया गया, एकत्रित करता है, फिर क्या करता है, अज्ञात का पता लगाता है, जो निष्कर्ष होता है उसका क्या करता है, यहाँ पे पता लगाता है निष्कर्ष क्या है। फिर अगला पॉइंट हमारा, इस विधि का प्रयोग बड़ी व छोटी दोनों कक्षाओं में किया जा सकता है, ठीक है। किया जा सकता है, इस शब्द को आप फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि छोटी कक्षाओं में नहीं किया जाता है, ठीक है। आप प्रयास करेंगे कि छोटी कक्षाओं में नहीं करेंगे इस विधि का प्रयोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे हम ही ने ही लिखा हुआ है कि इस विधि का प्रयोग बड़ी व छोटी
दोनों कक्षाओं में किया जा सकता है, लेकिन हमने पहले क्या लिखा हुआ है, बड़ी, यानी आपको फोकस कहाँ पे करना है, केवल बड़ी पर। लेकिन जैसे बच्चा कक्षा 4 में पहुंच गया, कक्षा 5 में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पूर्व ज्ञान हो जाता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास कर सकते हैं। लेकिन कब, जब कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में बच्चा पहुँच जाएगा तब, पहले से हमें नहीं करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे, दोनों में शब्दों में बहुत सारा अंतर है और हमने यहाँ पे स्पष्ट भी कर दिया हुआ है। फिर अगला यह है, यह विधि विश्लेषण विधि की क्या है, सहायक विधि है। जैसे आगमन की सहायक विधि निगमन है, वैसे ही संश्लेषण विश्लेषण भी एक दूसरे की क्या है, सहायक विधियाँ हैं। अगला पॉइंट है, एक अच्छे अध्यापक को ज्यामिति तथा रेखा गणित शिक्षण करते समय विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों विधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ, इसको हटा देंगे अभी। अगर आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ, और मैथ के अंतर्गत क्या पढ़ाना है आपको, ज्यामिति पढ़ाना है, रेखा गणित पढ़ाना है, तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, संश्लेषण विधि का और विश्लेषण विधि का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। एक बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, आपने जो पढ़ाया वो बहुत आसानी से सीख जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, केवल एक बार। आप क्या करेंगे, समय देंगे अच्छा और अच्छा परिश्रम करेंगे, बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। नहीं तो हम साल भर पढ़ाते हैं, बच्चा नहीं जान पाता कि ज्यामिति क्या है, रेखा गणित क्या है, एग्ज़ाम भी देता है और उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं 90%, लेकिन फिर भी वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि गलती हमारी है, क्योंकि हम उसको सही विधि से नहीं पढ़ा पाए। अगला, ठीक है, तो हमने क्या जाना, संश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि यह है, अलग अलग भागों को जोड़ना। उसके अंतर्गत हमने कितने पॉइंट पढ़े, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर आप इन पांचों पॉइंट को समझ जाएंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगी क्या, संश्लेषण विधि। अगर आप इन 5 पॉइंट को जान पाते हैं तो आप विश्लेषण और संश्लेषण में अंतर भी समझ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आएगा परीक्षा में विश्लेषण और आप टिक करके आ जाएंगे संश्लेषण, क्योंकि दोनों में बहुत ही कम अंतर है। अंतर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरे से कैसा संबंध है, ये यहाँ पे जैसे सहायक विधियाँ हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे से सहायक हैं, लेकिन क्या है, अंतर है दोनों में, एक दूसरे में अंतर है और सहायक भी है। तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। आप लोग क्या करेंगे, पहले एक दिन संश्लेषण को पढ़िए और एक दिन विश्लेषण को पढ़िए, एक दिन आगमन को पढ़िए, एक दिन निगमन को पढ़िए, एक दिन व्याख्या को पढ़िए। अभी हम लोग इतनी ही विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में अगर आप एक पढ़ेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आगमन को अच्छे से पढ़ लिए तो निगमन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी तो सीख पाएंगे दोनों को में अंतर क्या है। आप पढ़ लिए क्या, विश्लेषण, तो आपको संश्लेषण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छे से स्पष्ट ज्ञान रखना है तो आप पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप अंतर कर पाएंगे। देखिए, आपका एक ही नंबर का प्रश्न बनता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझते हैं। इतना माइनर पूछता है कि आप 8 विधियों को लगेगा कि ये संश्लेषण विधि है, ये लगेगा आगमन विधि है, ये लगेगा निगमन विधि है, ये लगेगा व्याख्या विधि है, लेकिन उसमें से कौन सी विधि होगी जो वो प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र। हम लोग सभी में पढ़ रहे हैं क्या, शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण सूत्र भी सभी विधियों के साथ साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तथ्य से निष्कर्ष की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। आपके एग्जाम में आएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर हम किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे आगमन निगमन नहीं है, संश्लेषण विश्लेषण है, व्याख्या है, तो हम कहाँ पे मारेंगे टिक, संश्लेषण विधि। ठीक है, आगमन विधि में भी हम यही करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आगमन निगमन में भी सेम टू सेम है, उसको आप स्पष्ट लिख लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे आगमन निगमन में भी यही शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, दोनों नहीं पूछेगा। अगर आगमन दे दिया तो आपका संश्लेषण नहीं देगा, स्वाभाविक है, या तो फिर दे देगा दोनों। हम क्योंकि क्या है, हमारे सीधे सीधे आगमन के जैसे है, तो आगमन देगा अगर तो संश्लेषण विधि भी देगा, नहीं तो क्या करेगा, एक देगा, नहीं तो दोनों दे देगा। हमें क्या करना है, अब ध्यान लगाना है कि कौन सा विधि पूछी जा रही है, कौन से शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पूछी जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे 3 शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर, मूर्त से
अमूर्त की ओर। तो हमने आज क्या जाना, मैथ पेडागोजी के अंतर्गत पार्ट नंबर 5 हाउ टू टीच मैथमेटिक्स के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ। मतलब हम बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम बार बार बता रहे हैं कि बच्चे को हमें डायरेक्ट नहीं पढ़ाना है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना है। ज्ञान जो है हमें क्या है, किसका है, मैथ का है। तो मैथ बच्चा तभी पढ़ पाएगा जब आपको पढ़ाना आएगा। क्या आएगा, आपको पढ़ाना। और पढ़ाना आने के लिए आपको ये आना ज़रूरी है, गणित को कैसे पढ़ाया जाए।